Welcome students, welcome to KSIS Academy, welcome to the session on Bihar Special, welcome to BPSC Mains, welcome to Bihar Special. So all the students are welcome. All the students are welcome to KSIS Academy. So let's start our session students. चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. We are talking about vegetables. तो आज जो हमारा शीर्षक है वो है आपका वेजिटेबल्स, वो है आपकी सब्जियां. तो चलिए we start our session on बिहार स्पेशल. हमारा बिहार स्पेशल का सेशन है ये, पर्टिकुलरली 66 बीपीएससी पीटी और 65 बीपीएससी मेंस के लिए. सो वी आर स्टार्टिंग आवर टॉपिक बिहार में सब्जियां, वेजिटेबल्स फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. हम लोग अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बिहार में सब्जियों का उत्पादन और उसका विकास देखेंगे. चलिए, सो वेजिटेबल्स में पहला हमारा जो पॉइंट है वेजिटेबल्स में, वो है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन. तो स्टूडेंट्स हम दिखाई दे रहे हैं, हाँ, दोनों ग्रुप के बच्चों को दिखाई दे रहे हैं, राइट. तो चलिए, पहला जो हमारा शीर्षक है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन. ये भारत सरकार का परियोजना है. दिस प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 10th 5-year प्लान. ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी और वर्ष था आपका 2005-06 में 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसको चालू किया गया था. तो भारत सरकार द्वारा ये मिशन, भारत सरकार द्वारा ये परियोजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-06 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू किया गया था. तो बच्चों ये दिख रहा है ना स्टूडेंट्स? आर यू इन अ पोजीशन टू गेट इट? यस, ओके. सो इसमें इस परियोजना में क्या था? इस परियोजना में ये था कि भारत सरकार इसके खर्च का 85% देगी. Government of India will provide for 80% of the finance, और जो बाकी का 15% है, वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, वो आपके राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा. तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन सरकारी भारत सरकार का ये परियोजना है. It is a Government of India mission. This was started in the 10th 5-year plan during 2005-2006, in which 85% of the finance will be borne by the Government of India and the remaining 15% has to be taken care of by the respective state government. अब इसको हम लोग बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि इस मिशन के तहत, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत बिहार सरकार सब्जियों के क्षेत्र में एक विशेष आवेग लाया, एक स्पेशल, यू कैन से स्पेशल impetus was provided by Bihar government in the National Horticulture Mission. एक विशेष आवेग के साथ बिहार सरकार इस बागवानी मिशन में लग गई. क्यों? वो इसलिए कि जो सब्जी का क्षेत्र है
जो आपका वेजिटेबल्स का एरिया है, वेजिटेबल्स का जो श्रेणी है, वो हाई इनकम जनरेटिंग सेक्टर है। वो हाई इनकम जनरेटिंग सेक्टर है। हाई इनकम जनरेटिंग सेक्टर है। ये आपका उच्च आय वाला क्षेत्र है और इसी के कारण बिहार सरकार इस पे एक खास अपना ध्यान को केंद्रित की। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये समझ में आया? टेल मी, आगे बढ़ूं? ये समझ में आया स्टूडेंट्स? ये समझ में आया? ओके, लेट्स गो अहेड। अब देखिए, यदि हम लोग बिहार में सब्जी उत्पादन की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट वेजिटेबल्स इन बिहार, तो बिहार में कुछ प्राकृतिक फायदे भी हैं। देयर आर सम नेचुरल एडवांटेजेस टू द ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल्स इन बिहार। वो प्राकृतिक मदद क्या मिलती है बिहार में? पहला मिलता है कि बिहार की जलवायु जो है, बिहार की जो क्लाइमेट है, वो सब्जियों के लिए उपयुक्त है। द क्लाइमेट फेवर्स द ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल्स इन बिहार। दूसरा, बिहार में जलोढ़ मिट्टी, अलूवियल सॉइल। और तीसरा, जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेस। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस 3 पॉइंट को याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार की जलवायु, बिहार में जलोढ़ मिट्टी और बिहार की जल संसाधन, ये 3 कारकों के कारण बिहार में जो सब्जियों का उत्पादन हो रहा है उसकी लागत बहुत कम है। कहने का मतलब, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट ऑफ बिहार। नंबर 2, बिकॉज ऑफ द अलूवियल सॉइल। नंबर 3, बिकॉज ऑफ वाटर रिसोर्सेस, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स इन बिहार इज लो। और सोने पे सुहागा, इसमें बिहार सरकार के द्वारा कुछ सुविधाएं भी दी जा रही है। इस क्षेत्र में बिहार गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्टेन स्पेशल इम्पेटस ऑल्सो। तो बिहार सरकार क्या क्या कर रही है? प्राकृतिक सुविधाओं के अलावा बिहार सरकार की तरफ से क्या क्या मिल रहा है? तो बिहार के तरफ से आपका तकनीकी सहायता मिल रही है। बिहार सरकार इज प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजिकल हेल्प। याद रखिएगा, इस सेशन के अंत में हम लोग कुछ खास तकनीक के बारे में बात करेंगे। तो बिहार जो है तकनीकी सहायता दे रही है बिहार सरकार। फिर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जिसको कि फसलों उपरांत प्रबंधन कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक बार फसल की तुड़ाई, एक बार सब्जियों की तुड़ाई होने के बाद उसको कैसे रख रखाव किया जाए, उसमें भी बिहार सरकार सहायता कर रही है। और तीसरा क्या है? प्रोसेसिंग ऑफ वेजिटेबल्स, प्रसंस्करण, सब्जियों का प्रसंस्करण किया जा रहा है। तो बिहार सरकार तकनीकी रूप से, बिहार सरकार प्रबंधन के आधार पर, बिहार सरकार प्रसंस्करण के आधार पर सब्जी क्षेत्र को बहुत ही खास रूप से आगे बढ़ा रही है। और वेजिटेबल सेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट इनकम जनरेटिंग सेक्टर। समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके, समझ में आया? ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड, लेट्स गो अहेड। यदि समझ में आया तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जरा डाटा की बात करें। हमारा जो डाटा रहेगा वो 2016 से लेके
2019 का, यानी हम लोग 3 साल के डाटा पे अध्ययन करेंगे। हमारा 3 वर्ष के डाटा पर हमारा अध्ययन सामग्री रहेगा। अब देखिए कि 2018-19 में 8.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सब्जियों को उगाया गया। 2018-19 में 8.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सब्जियों को उगाया गया। मींस 8.57 lakh hectares of Bihar's land was used for vegetable production। और बिहार में कुल जो सब्जियों का उत्पादन हुआ वो था आपका 166.03 लाख टन। बिहार में कुल जो उत्पादन हुआ 2018-19 में वो था 166.03 लाख टन। ये डाटा समझ में आया? ये डाटा समझ में आया बच्चों? ये डाटा समझ में आया तो इसको आप लोग ध्यान लीजिए। ये डाटा समझ में आया तो आगे के डाटा पे हम लोग बढ़ते हैं। ये डाटा समझ में आया? ओके, चलिए आगे का डाटा हम लोग ये देखते हैं। आगे हम लोग ये देखते हैं कि यदि 2016-17 से 2018-19 की आप तुलना करेंगे, 2016-17 से 2018-19 को तुलना करेंगे तो 2016-17 में जो सब्जियों का क्षेत्रफल था, सब्जियों जितने भूमि पे सब्जी उगाई जाती थी वो था 8.28 लाख हेक्टेयर। 8.28 लाख हेक्टेयर। अब ये बढ़ के 2018-19 में ये बढ़कर 8.57 लाख हेक्टेयर हो गया। यानी कि क्षेत्रफल में आप वृद्धि देख रहे हैं। 2016-17 से 2018-19 में आप क्षेत्रफल का वृद्धि देखेंगे तो पहले बिहार में 2016-17 में बिहार में 8.28 लाख हेक्टेयर पे सब्जी उगाई जाती थी। 2018-19 में ये बढ़ के 8.57 लाख हेक्टेयर हो गया। यानी इसको यदि कैलकुलेट करेंगे आप, यदि इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आप कह सकते हैं कि बिहार में सब्जियों का क्षेत्रफल, यदि भूमि का क्षेत्रफल देखें, मींस एरिया अंडर वेजिटेबल्स देखें, या भूमि जो सब्जियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें देखेंगे तो इसमें वार्षिक वृद्धि दर, एनुअल ग्रोथ रेट 1.99% है। एनुअल ग्रोथ रेट 1.99% है। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये डाटा जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो लैंड अंडर वेजिटेबल प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड at an annual average rate of 1.99%। बिहार में सब्जियों के लिए क्षेत्रफल का वृद्धि जो है, वार्षिक वृद्धि दर 1.99% है। ये इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, ओके देन चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से हम लोग सब्जियों की बात करें बच्चों, तो हमारा जो डाटा है वो 2016-17 से 2018-19 का डाटा हम लोग ले रहे हैं। 2016-17 से 2018-19। अब हम लोग जो सब्जी उत्पादन को दूसरे आयाम से देखते हैं।
एक दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं, वेजिटेबल प्रोडक्शन को दूसरे व्यू से देखते हैं, दूसरे डाटा एनालिसिस से देखते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग अब देखते हैं उत्पादन। हम लोग अब उत्पादन पे चर्चा करते हैं। हम लोग अब करते हैं चर्चा प्रोडक्शन पे। अब हम लोग प्रोडक्शन पे बात करते हैं। 2016-17 में सब्जियों का उत्पादन था 143.62 लाख टन। 143.62 लाख टन और 2018-19 में उत्पादन बढ़ के 166.03 लाख टन। 166.03 लाख टन यानी आपका वार्षिक वृद्धि दर, यानी आपका वार्षिक वृद्धि दर, आपका एनुअल ग्रोथ रेट उत्पादन में, एनुअल ग्रोथ रेट उत्पादन में, वार्षिक वृद्धि दर सब्जी के उत्पादन में है 7.52%। यानी कि सब्जियों के उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर है 7.52%। The annual growth rate in vegetable production is 7.52%. This is the annual growth rate in vegetable production. ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ एक और डाटा याद रखिएगा कि 7.52% जो है ये आपका उत्पादन का वार्षिक वृद्धि दर है। लेकिन उत्पादकता का वार्षिक वृद्धि दर जो है वो है आपका 18.81%, 18.81%। तो इसको फिर समराइज कीजिए। यदि हम लोग 2016-17 से 2018-19 में उत्पादन का वार्षिक वृद्धि दर देखेंगे तो वो है आपका 7.52%। और यदि हम लोग 16-17 से 2018-19 में उत्पादकता का वार्षिक वृद्धि दर देखेंगे तो वो है आपका 18.81%। यदि हम लोग if we compare the annual growth rate of vegetable production from 2016-17 to 2018-19, it is 7.52%. And if we talk about annual growth rate in productivity, then it is 18.81%. This data is also important. ये भी आपका महत्वपूर्ण है। समझ में आया सर? स्टूडेंट्स, आर यू इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड इट? दोनों ग्रुप के बच्चों को क्लियर है? दोनों ग्रुप के बच्चों को क्लियर है? स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ओके, लेट्स प्रोसीड। अब देखिए, अब हम लोग सब्जियों के कुछ घटक पे बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेजिटेबल एंड लेट्स स्टार्ट विद पोटैटो। अब हम लोग आलू की बात करते हैं और आलू का भी डाटा हम लोग 2016-17 से 2018-19 की बात करते हैं। तो यदि हम लोग कुल सब्जी उत्पादन की बात करें, बिहार में कुल सब्जी उत्पादन, टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन इन बिहार, टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन इन बिहार दिखाई दे रहा है। कुल सब्जी उत्पादन, टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन इन बिहार, दोनों बच्चों को। तो अब देखिए इसका 49.11% जो है वो आपका आलू उत्पादन होता है। वो आपका
आलू का उत्पादन होता है। कहने का मतलब कि आउट ऑफ द टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन इन बिहार, पोटैटो अकाउंट्स फॉर 49.11%, यानी आधा, करीब करीब आधा सब्जियों के उत्पादन में आलू का उत्पादन रहता है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये तो हो गया प्रतिशत, अब कितने क्षेत्रफल में आलू उगाया जाता है? तो बिहार के भूमि में 3.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आलू का उत्पादन होता है। मींस 3.20 lakh hectare is the area in which potato production is done in Bihar. Okay students, both group means Hindi and English medium students. Yes, both group means Hindi and English medium students. Yes, right. Yes, Amrinder, you are right. Right? Bhaskar Bharti is present, or is he in birthday? है ना? भास्कर भारती is still continuing with his celebration, or is he with us? Oh, I think he is with us. चलिए, let's carry on further. अब हम लोग सब्जियों के उत्पादन के बारे में बात कर रहे हैं, सब्जियों के घटक के बारे में बात कर रहे हैं। आलू तो देख लिए, वो सिंह वाला हिस्सा है, शेर वाला हिस्सा है, राजा वाला हिस्सा है। करीब 49.11% आलू के उत्पादन में लगा हुआ है। अब चलते हैं हम लोग कुकुम्बर यानी खीरा। ये अंग्रेजी का ट्रांसलेशन क्लास नहीं है, ठीक है। रैडिश यानी मूली, टोमेटो यानी टमाटर, कैबेज यानी पत्ता गोभी यानी बंद गोभी। खीरा, मूली, टमाटर और पत्ता गोभी के उत्पादन में गिरावट आई है। बिहार में खीरा, मूली, टमाटर और पत्ता गोभी के उत्पादन में गिरावट आई है। बिहार cucumber, radish, tomato and cabbage has registered a decline in production. लेकिन इन चार सब्जियों को छोड़कर जितनी भी बाकी सब्जी हैं, इन चार सब्जियों को छोड़कर बाकी सारे सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है। रेस्ट ऑल द वेजिटेबल्स except cucumber, except radish, except tomato, except your cauliflower, rest all the vegetables have registered an increase in their production. ठीक है? So again I'll repeat students, except cabbage, except radish, except your tomato, except your cucumber, radish, tomato and cabbage. Rest all the vegetables have registered an increase in their production. Right? और सवाल ये उठता है कि बिहार की कौन से सब्जी में सबसे ज्यादा उत्पादन दर्ज किया गया? Question arises, which vegetable in Bihar has registered the maximum production? So the maximum production has been registered by carrots, जिसको कि हिंदी में आप लोग गाजर कहते हैं। और इसमें 63.82% से वृद्धि दर्ज की गई है। मीन्स highest growth in production has been registered by carrots and it is 63.82%. सबसे ज्यादा उत्पादन
गाजर में दर्ज की गई है और ये 63.82% है। मतलब ये उत्पादन के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर सबसे ज्यादा सब्जियों के क्षेत्र में किसकी वृद्धि हुई है? विच एरिया, विच vegetable has registered a maximum increase in area? कौन सी सब्जी के क्षेत्र में वृद्धि हुई है? सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में, कौन से सब्जियों के, कौन सा सब्जी के क्षेत्र में वृद्धि हुई है? तो वो है आपका, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है शकरकंद में। शकरकंद में इसके क्षेत्र में 39.04% जो है क्षेत्र में वृद्धि हुई है। एरिया वाइज द मैक्सिमम इंक्रीज हैज बीन रजिस्टर्ड बाय स्वीट पोटैटो, and it is 39.04%। तो कैरेट, जो आपका कैरेट है, गाजर है, वो उत्पादन के आधार पे सबसे ज्यादा वृद्धि, और स्वीट पोटैटो है, शकरकंद है, क्षेत्र के आधार पे। दोनों में अंतर है। समझ में आया? समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया? अब चलते हैं हम लोग आगे। दो 2018-19 का डाटा देखें तो सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन आपका पटना, नालंदा और वैशाली में हुआ है। सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन 2018-19 में पटना, नालंदा और वैशाली में हुआ है। और इन तीनों में सबसे ज्यादा जो हम लोग उत्पादकता की बात करते हैं, सबसे ज्यादा उत्पादन, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा उत्पादन जो है, ये सबसे ज्यादा उत्पादन, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपका पटना, नालंदा, वैशाली में है, हुआ है। यदि हम लोग आलू की बात करें, यदि हम लोग पोटैटो की बात करें, इन तीनों में सबसे ज्यादा जो उत्पादकता है, सबसे ज्यादा जो उत्पादकता है, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी है, वो आपको वैशाली में देखा गया है। और ये वैशाली में आलू की उत्पादकता है 29.2 टन प्रति हेक्टर, 29.2 टन प्रति हेक्टर, 29.2 टन पर हेक्टर। समझ में आया ये कैलकुलेशन? उत्पादन पटना, नालंदा, वैशाली, उत्पादकता सबसे ज्यादा वैशाली 29.2 टन प्रति हेक्टर। ये हम लोग आलू की बात कर रहे हैं, ये हम लोग पोटैटो की बात कर रहे हैं, राइट? आर यू गेटिंग द स्टूडेंट्स? कैन यू सी? आगे बढ़ो स्टूडेंट्स, शैल वी गो अहेड? शैल वी गो अहेड बच्चों? अब प्याज, अनियन जो है, प्याज जो है, सबसे ज्यादा यदि हम लोग उत्पादन की बात करें, प्याज में सबसे ज्यादा उत्पादन है तो वो है आपका नालंदा, उसके बाद है आपका कटिहार, और तीसरा है आपका मुजफ्फरपुर, तीसरा है आपका मुजफ्फरपुर। तो प्याज में शीर्ष, प्याज का जो शीर्ष जिला है वो है नालंदा, कटिहार और मुजफ्फरपुर, नालंदा, कटिहार और मुजफ्फरपुर। अब हम लोग देखते हैं फूल गोभी, कॉलीफ्लावर। फूल गोभी में जो शीर्ष जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका वैशाली, वो है आपका नालंदा और वो है आपका मुजफ्फरपुर, वो है आपका मुजफ्फरपुर।
यानी फूल गोभी में जो शीर्ष जिला है वो है वैशाली, नालंदा और मुजफ्फरपुर। अब हम लोग उत्पादकता की बात करते हैं। अब हम लोग प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। सब्जी के उत्पादन में, सब्जियों में उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो उत्पादकता देखी गई है वो देखी गई है आपके आलू में, वो देखी गई है आपकी आलू में। पहला नंबर है आलू और इसकी उत्पादकता है 23.5 मीट्रिक टन प्रति हेक्टर। 23.5 मीट्रिक टन प्रति हेक्टर। दूसरे नंबर पे है आपका प्याज, दूसरे नंबर पे है आपका अनियन, प्याज, और इसमें देखा गया है 23.3 मीट्रिक टन प्रति हेक्टर। और सबसे कम उत्पादकता, लोएस्ट प्रोडक्टिविटी देखा गया है आपके मटर में, आपके पीज में, और ये है करीब 6 मीट्रिक टन प्रति हेक्टर। 6 मीट्रिक टन प्रति हेक्टर। These are important data, these are important points। ये 66वें बीपीएससी पीटी के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण है। और मेंस में इस तरह का डाटा यदि चार्ट बना के, यदि ग्राफ बना के आप लिखेंगे तो आपका जो है आंसर और ज्यादा सुशोभित हो जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया? अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्लास के शुरू में बात किए थे कि सब्जियों के उत्पादन में बिहार सरकार का एक विशेष जो है एक आवेग रहा है। बिहार सरकार द्वारा एक विशेष सुविधा प्रदान की गई है। तकनीक के आधार पर, आपके प्रसंस्करण के आधार पर, तुड़ाई के बाद प्रबंधन के आधार पर, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, on the basis of post harvest management, on the basis of processing of vegetables, on the basis of technology impetus to vegetable production। तो बिहार सरकार का एक खास जो है एक कार्य इस क्षेत्र में देखा गया है। तो इस आयाम को डिस्कस करते हैं और हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर रोड मैप 2017 और 2017 से 22 तक बिहार में फिलहाल तीसरा एग्रीकल्चर रोड मैप चल रहा है। मींस बिहार इज अंडरगोइंग इट्स थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप फ्रॉम 2017 टू 2022। इस रोड मैप में दो बिंदुओं पर खास महत्व दिया गया है। पहला है ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, पहला है जैविक खेती। बिहार सरकार द्वारा जैविक खेती पर एक खास महत्व दिया गया है। तो पहला कदम जो बिहार सरकार उठाई है वो है जैविक खेती। नंबर 2 जो कदम उठाया गया बिहार में सब्जियों के उत्पादन में वो है रूफ टॉप कल्टीवेशन। ये बहुत जरूरी है, रूफ टॉप कल्टीवेशन, यानी छत पे सब्जियों का उगाना। आप देखिए स्लाइड्स को, इस स्लाइड को देखिए कि कैसे बिहार सरकार छतों पे सब्जी का उत्पादन कराने की कोशिश कर रही है। तो सब्जियों के उत्पादन में बिहार सरकार जैविक खेती, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन पे स्ट्रेस की है। और दूसरा है रूफ टॉप कल्टीवेशन, दूसरा है आपका छत पर सब्जियों का उगाना। तीसरा जो बिहार सरकार जो मदद कर रही है वो लो कॉस्ट कोल्ड स्टोरेज यूनिट, यानी कि भंडारण की व्यवस्था, कि एक बार तुड़ाई हो जाए तो उसको ऐसा जगह रखा जाए जहां पे कि
ज्यादा दिन तक वो सब्जी रह सके। तो कोल्ड स्टोरेज इकाइयों की स्थापना, बहुत ज्यादा स्थापना की गई है बिहार में। कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स, या आप कहिए भंडारण या कोल्ड स्टोरेज, जो शब्द इस्तेमाल करना चाहे वो सही। तीसरा, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है शीत श्रृंखला। स्पेलिंग देख लीजिएगा, शीत श्रृंखला, शीत श्रृंखला। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कूल चेन फॉर मार्केटिंग, कूल चेन फॉर मार्केटिंग। ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स को ध्यान रखिए, शीत श्रृंखला, कूल चेन फॉर मार्केटिंग। इसमें क्या होता है? बिहार मालदा आम के लिए जाना जाता है फॉर एग्जाम्पल। तो मालदा आम जो है वर्ष में किसी खास समय ही मिलेगा, और वैसे स्थिति में लेकिन आम की चाहत तो दिसंबर में भी होती है, नवंबर में भी होती है, मार्च में भी होती है, फरवरी में भी होती है। तो बिहार सरकार विपणन दृष्टिकोण से, मार्केटिंग दृष्टिकोण से ये देखती है कि कौन कौन कस्टमर जो है ये ठंडा में भी आम खाने को इच्छुक है। ये उदाहरण के लिए तो ऐसे सब्जियों का श्रेणी बना देती है बिहार सरकार, और देखती है कि कहां कहां पे कौन कौन से लोग हैं जो कि ऑफ टाइम में, मौसम नहीं भी रहे तो कोई खास सब्जियों का मांग होता है। जैसे हरा चना, हरा चना गर्मियों में नहीं मिलता है, तो हरा चना, लेकिन लोग को यदि गर्मियों में भी हरा चना मिलेगा तो वो खाना पसंद करेगा। तो इसमें बिहार सरकार एक प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण जो है यूनिट बनाती है, उसको अच्छी तरह से पैकेज करती है, टीन में पैक करती है। आपको आम भी टीन में मिल जाएगा, और उसको देश के हर एक कोने में, उसको विदेश के हर एक कोने में भेजने का कोशिश करती है। इसी को कहते हैं कूल चेन फॉर मार्केटिंग, शीत श्रृंखला। कहने का मतलब ये है आपका सब्जी, ये है आपका वेजिटेबल, और यहां पे आपका मान लीजिए पटना में इसका फसल का उत्पादन हो रहा है, लेकिन इसको अमेरिका में जरूरत है, इसकी मांग अमेरिका में जरूरत है। तो तकनीक के हिसाब से तकनीक कौन सा लगाया जाए, टेक्नोलॉजी कौन सा लगाया जाए, किस तरह का ट्रांसपोर्ट, किस तरह का यातायात व्यवस्था किया जाए, किस तरह का वितरण प्रणाली बनाया जाए, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया जाए, ताकि पटना का मालदा आम अमेरिका में भी नवंबर में, दिसंबर में उपलब्ध रहे। इसी को कहते हैं कूल चेन फॉर मार्केटिंग, इसी को कहते हैं शीत श्रृंखला। विपणन के लिए शीत श्रृंखला, ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बिहार सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ये पीटी में इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है, और मेंस में आप ये पॉइंट लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर में आपका 2-4 चांद लगने की उम्मीद हो जाती है, बन जाती है, बढ़ जाती है। दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? प्लीज टेल मी स्टूडेंट्स, ये दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? दोनों ग्रुप के बच्चों को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? प्लीज डू लेट मी, यदि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बताएं। अब बिहार सरकार जो अपना कार्य कर रही है उसमें कुछ और भी आयाम हम लोग जोड़ लेते हैं कि बिहार सरकार किसानों के बीच में तकनीक के लिए जागरूक अभियान चालू कर चुकी है ना, अवेयरनेस अबाउट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। यहां पे जो है उच्च किस्म के बीज के लिए प्रोत्साहित कर रही है, मोटिवेशन फॉर हाई यील्डिंग वैरायटी।
लेकिन इसके अलावा भी कुछ खास तकनीक बिहार सरकार लगा रही है, इसको भी आप लोग देख लें। तो पहला है संरक्षित खेती, प्रोटेक्टेड फार्मिंग। ये देखिए संरक्षित खेती, प्रोटेक्टेड फार्मिंग। इस स्लाइड्स को देखिए, इस स्लाइड्स को देखिए बच्चों, इस स्लाइड्स को देखिए। संरक्षित खेती ये बिहार सरकार का एक नया दृष्टिकोण है, बिहार सरकार का एक नया काम है, जिसको कि हम लोग प्रोटेक्टेड फार्मिंग या संरक्षित खेती कहते हैं। इस स्लाइड्स को देखिए और ये स्लाइड्स को भी देखिए। एक खेत है और इसको चारों तरफ से ढका गया है, इसको चारों तरफ से ढका गया है। यह है संरक्षित खेती, यह है प्रोटेक्टेड फार्मिंग, ठीक है। अब देखिए इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। कि जैसा आप लोग स्लाइड्स में देखें कि ये खेत है और उसको चारों तरफ से ढका गया है। उदाहरण के लिए टोमेटो, ये आप टमाटर को ऐसे खुले मैदान में, खेत में यदि टमाटर का उत्पादन करते हैं तो 4 महीने तक आप उसको रख सकते हैं। 4 महीने के बाद खेत में भी टमाटर खराब होने लगेगा। लेकिन संरक्षित खेती के द्वारा थ्रू प्रोटेक्टेड प्लांटिंग, थ्रू प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर, आप उस प्लॉट को, उस खेत को ढक लेते हैं ताकि जरूरत के अनुसार उसमें तापमान दिया जाए, जरूरत के अनुसार उसमें सनलाइट, सूर्य की रोशनी दी जाए, जरूरत के अनुसार उसमें पानी दी जाए। तो टमाटर जो है 4 महीना से ये बढ़ के 9 महीने तक खेत में रह जाता है। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जिस आधार पे जैसा कंडीशन हो, जैसा आपका स्थिति हो, उसके अनुसार आप टमाटर खेत से निकाल के बेचते हैं। तो फायदा क्या है? आपका सब्जी जो है वो ताजा रहता है, इसमें मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ जाती है, इसमें जल का आप मैक्सिमम जो है इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दूसरा कदम, जो अगला कदम बिहार सरकार अपनाई है आपके सब्जी में, वो है प्रोटेक्टिव फार्मिंग, वो है आपका संरक्षित खेती। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? तो इस तरह का जो है कॉन्सेप्ट्स को आपको ध्यान देना होगा। आगे एक और कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग देखते हैं। दूसरा है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, जिसको कि आप लोकलाइज्ड इरिगेशन कहते हैं, जिसको कि आप लो वॉल्यूम इरिगेशन भी कहते हैं, जिसको कि आप लो फ्लो इरिगेशन भी कहते हैं, जिसको कि आप ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं। हिंदी में एक ही नाम है और वो है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली। अंग्रेजी में लोकलाइज्ड इरिगेशन या लो वॉल्यूम इरिगेशन या लो फ्लो इरिगेशन या ट्रिकल इरिगेशन। तो स्टूडेंट्स, बिहार सरकार का ये भी एक पहल है। अब इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए कि इस तरह से ये स्लाइड्स को देखिए, इस स्लाइड्स को देखिए बच्चों, यहां पे फव्वारे के द्वारा सब जगह पानी दिया जा रहा है। तो काफी चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि बहुत सारा पानी सही जगह ना पहुंच पाए। देयर माइट बी चांसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर, या हो सकता है पानी जो मिट्टी में जाए, मिट्टी उसको सही रूप से ना सोखे, है ना। द सॉइल मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू एब्जॉर्ब इट, दिखाई दे रहा है ना, मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू एब्जॉर्ब इट। तो इसीलिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, माइक्रो इरिगेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हर एक फसल के जरूरत के अनुसार उसमें पानी दिया जाता है, उसके लिए पाइपलाइन बिछाया जाता है और पाइपलाइन से हर एक फसल में
निर्धारित मात्रा में पानी पहुंचाया जाता है। इससे क्या होता है, जल का बर्बादी नहीं हो जाता है, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर रिसोर्स। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मिट्टी है वो आराम से पानी को सोखती है, मींस देयर इज अ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। देखा यह गया है कि इस प्रणाली से जल का जो है, आप जो जल संसाधन है उसमें 30 से 40% का आप बचत कर रहे हैं। यू आर कंप्लीटली सेविंग वाटर। तो इसी पे एक भारत सरकार का एक योजना है, प्रति बूंद अधिक फसल। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में भारत सरकार की परियोजना है प्रति बूंद अधिक फसल। याद रखिएगा, प्रति बूंद अधिक फसल। हिंदी में भारत सरकार की एक परियोजना है प्रति बूंद अधिक फसल। अंग्रेजी में इसको लिखना चाहें, अंग्रेजी में इसको बोलना चाहें तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। प्रति बूंद अधिक फसल या पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो इसी योजना के तहत एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसको कि हम लोग फवारा व टपक, अंग्रेजी में स्प्रिंकल एंड ड्रॉप इरिगेशन कहते हैं। स्प्रिंकल एंड ड्रॉप इरिगेशन, फवारा व टपक सिंचाई। ये दिखाई दिया स्टूडेंट्स, ये समझ में आया? अब इसमें क्या है, फवारा व टपक सिंचाई में क्या है? ये फवारा व टपक सिंचाई दिखाई दे रहा है। फवारा व टपक सिंचाई, स्प्रिंकल एंड ड्रॉप इरिगेशन में क्या है कि पाइपलाइन के द्वारा पहले क्या होता था कि आपका जो कन्वेंशनल फार्मिंग है, जो आपका पारंपरिक खेती है, उसमें बड़ा बड़ा नाली जैसा खोद देते थे, पानी चला जाता था। लेकिन इसमें पाइपलाइन, एक पतले पाइप के माध्यम से जितनी पानी की जरूरत है वो आप जो है हर एक फसल में पहुंचाते हैं, जिसको फवारा व टपक सिंचाई, स्प्रिंकल एंड ड्रॉप इरिगेशन कहते हैं। तो अगला जो लास्ट जो आपका अंतिम जो बिहार सरकार उपाय कर रही है वो है आपका बनाना टिश्यू कल्चर प्लांटलेट। बनाना टिश्यू कल्चर प्लांटलेट, ये देखिए, ये आपका केला के बीज को ले लिए और उसको आप जो है लैब में, प्रयोगशाला में जैसा गुण वाला आपको केला चाहिए, आप प्रयोगशाला में उसके बीज पे आप काम करते हैं। एक बार ये बीज अंकुरित हो जाए, द मोमेंट द सीड जर्मिनेट्स, तब आप इसको एक्चुअल खेत में, वास्तविक खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि अच्छे गुण वाले केले का उत्पादन होता है। यू हैव अ गुड क्वालिटी बनाना क्रॉप्स अवेलेबल इन बिहार। इसी को हम लोग बनाना टिश्यू कल्चर कहते हैं। इसी को हम लोग बनाना टिश्यू कल्चर कहते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया? इसी को हम लोग बनाना टिश्यू कल्चर कहते हैं। ओके, अब जो है दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है